तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग जो है वो आज आगे बढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक करने वाले हैं वहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है ना वो क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में आने की संभावना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाएं। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों को क्लास की अपडेट और पीडीएफ नोट्स वहाँ से मिल सके। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो बच्चे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए एक संपूर्ण बैच की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश आज ख़त्म होती है। संकल्प बैच जो है यह आप लोगों को टोटल लर्निंग के एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी वाइज क्लासेस, मॉडल टेस्ट पेपर, एमसीक्यू क्लासेस टिल द एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता उस समय तक आप लोगों की क्लासेस चलेगी। इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बैचेज़ में एडमिशन लेनी है। चलिए अब हम बात करेंगे कि हम जो है वो काफ़ी कुछ हमने पढ़ रखा है, आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, जी यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको पढ़ना है आज। ठीक है, यहाँ से आज हमें जो है वो पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए आज वाला जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर किसी भी पदार्थ की दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ऑलरेडी जो है ये चीज़ें मालूम है कि प्रकाश की जो नेचर होता है, जो लाइट का जो नेचर होता है, वो दोनों तरीके का नेचर दिखाते हैं। जो प्रकाश होती हैं, ठीक है, वो वेव यानी कि तरंग की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल की भी तरह बिहेव करती है। ये ऑलरेडी आप पढ़ कर आ चुके हो, हाँ है ना। जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो वेव की तरह भी फंक्शन करता है, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। इसके अलावा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। उसी तरीके से एक साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब क्या बताते हैं? डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि प्रकाश के समान ही, जिस तरीके से प्रकाश जो है वो ड्यूल नेचर के होते हैं, उनमें वेव की तरह भी बिहेव करता है, प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा पार्टिकल यानी कि कण की तरह भी बिहेव करता है। उसी तरीके से डी ब्रोगली साहब ने बताया कि प्रकाश के समान ही सभी जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, सभी अति सूक्ष्म कण, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, या वो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, हाँ है ना। अति सूक्ष्म कण, जिस तरीके से प्रकाश जो है प्रकाश की समान की तरह ही अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, जो गतिशील होने पर क्या होता है ना, वो द्वै प्रकृति दिखाते हैं, ड्यूल नेचर दिखाते हैं, हाँ है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, या परमाणु हो गए, आयन हो गए, अणु। ये जो अति सूक्ष्म कण होते हैं ना, गतिशील अवस्था में ये जो है वो वेव की तरह भी दिखते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। ओके, ये बात डी ब्रोगली साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई है। डी ब्रोगली साहब क्या बताते हैं, जरा आगे जरा ध्यान से समझते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p के बीच में निम्न संबंध होता है। देखिए डी ब्रोगली साहब बताते हैं कि कोई भी कण है, कोई भी माइन्यूट पार्टिकल है, कोई भी अति सूक्ष्म कण है, ठीक है, और वो लगातार गति कर रही है, उसमें गतिमान एक प्रकार का गतिमान कण है, यानी कि गति कर रहा है, हाँ है ना।
डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि कोई भी अति सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी हो, ठीक है, जब वह गतिमान अवस्था में रहता है तो उसके पास कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होता है, यानी वेवलेंथ होता है, जिसे हम लैम्डा के साथ डिनोट कर रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ संवेग होता है जो हमने पी के साथ डिनोट किया, हाँ है ना। तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है और संवेग होता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है इसके बारे में बताया। दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, डी ब्रोगली साहब क्या बताते हैं। डी ब्रोगली साहब ने कहा कि जब भी कोई अति सूक्ष्म कण गतिमान अवस्था में होता है तो उस कण के पास एक वेवलेंथ होता है जिसे लैम्डा के साथ डिनोट कर रहे हैं, और उसका कुछ संवेग होता है जिसे पी के साथ डिनोट कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जब कण गतिमान अवस्था में होता है तो वेवलेंथ और संवेग के बीच में, तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। उन्होंने क्या संबंध बताया कि जो लैम्डा होता है ना, ये h/p के बराबर होता है, h/p के बराबर होता है। h यहाँ पर क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p क्या होता है, p संवेग होता है। आप लोगों को पता होता है संवेग जो होता है वह द्रव्यमान और वेग का, जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुना होता है। अगर आपको संवेग निकालना है तो द्रव्यमान और वेग का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। बेसिकली जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। ओके, तो वही बात यहाँ पर कहा गया है। डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि अगर कोई कण, कोई माइन्यूट पार्टिकल अगर गति कर रहा होता है, गतिमान अवस्था में होता है, तो उसके वेवलेंथ और संवेग के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, वो कण अगर गतिमान अवस्था में हो रहा है, अगर वह कण गतिमान अवस्था में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लिया गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का अति सूक्ष्म कण है, अगर इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण है तो ये भी जब गतिमान अवस्था में रहेगा, ये भी जब गतिमान अवस्था में रहेगा तो यही कहीं ना कहीं वेव नेचर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट है, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिट में घूमेंगे तो वैसे तो हमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन्स जो है बस ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन डी ब्रोगली साहब क्या बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अधिक सूक्ष्म कण कोई है, ठीक है, तो जो कण होते हैं ना वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, आए ना, इस तरीके से मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह चलेगा, वेव की तरह गति करेगा, तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, उसमें कोई ना कोई संवेग भी होगा। संवेग किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग का गुना कर दो आपस में। आप कहोगे हाँ जी सर। तो वही बातें बताई गई है कि वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल होता है, h/p, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन संवेग के बराबर होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट को हमने ऐसे छोड़ दिया, p संवेग क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को। आप कहोगे हाँ जी सर। यहाँ पर अंतः इसको हम और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्वल टू का साइन हटाएंगे, जब इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो ये जो एक तरीके से जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी हट जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो जब कांस्टेंट हटेगा तो जो लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, हाँ है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो रिलेशन है ना ये बहुत बातें कहती हैं अपने आप में। ये जो रिलेशन है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये बहुत बातें कहती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कण है, अगर कोई कण है, अति सूक्ष्म कण है जो लगातार गति कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा लैम्डा, और उसमें कुछ ना कुछ संवेग होगा। तो इस रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई कण लगातार गति कर रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा हुआ, अगर उस कण का तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है संवेग क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है ना, अगर कोई कण है जिसका वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ कम है तो संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है किसी कण का तो संवेग क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, संवेग क्या होगा, कम होगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना।
मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? आप कहोगे हाँ जी सर। या इसी बातों को हम अलग तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई कण गतिमान अवस्था में है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी जो कण प्रकृति होगी ना वो क्या होगी? अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो जो कण प्रकृति है ना वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर मान लो, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहा है, अगर वेवलेंथ इसका ज़्यादा है तो ये कण प्रकृति ज़्यादा नहीं होगा। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या? वेव नेचर ज़्यादा होगा, हाँ है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई कण लगातार गतिमान अवस्था में है, अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर गतिमान अवस्था में है, ठीक है, और उसका वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ ज़्यादा होने पर उस कण का जो वेव नेचर होगा वो ज़्यादा होगा। तरंग जो वेव नेचर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो कणीय प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई कण संवेग उसका ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ कम होने पर उसका जो कण प्रकृति है वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बातें, ये जो रिलेशन है ना, ये अपने आप में बहुत बातें बताती हैं। समझ में आ रही बात? हाँ है ना। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होने का मतलब है कि अगर कोई कण की कणीय प्रकृति ज़्यादा है, कणीय प्रकृति ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो तरंग प्रकृति होगी वो कम होगी। अगर तरंग प्रकृति कम होगी, अगर तरंग प्रकृति कम होगी तो कण प्रकृति क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? वही बातें यहाँ पर लिख रखा है कि जो तरंग प्रकृति होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कण प्रकृति के, हाँ है ना। कोई भी कण है, कोई भी अति सूक्ष्म कण है जिसकी तरंग प्रकृति अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें कणीय प्रकृति क्या होगी? कम होगी, हाँ है ना। कणीय प्रकृति क्या होगी? कम होगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं आगे थोड़ी बहुत और इलेबोरेट करके समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है वो तरंग प्रकृति है, और यहाँ पर जो पी है जिसे संवेग कहा जाता है ये क्या है? कण प्रकृति, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आ रही होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी, ठीक है। तो डी ब्रोगली साहब ने जो ये बातें बताई है ना, ये बातें आप लोगों को याद रखना है। ये बातें जो है ना वो याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपको। मैं 2022 का आगे मैं प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का, या हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ना वो आगे पढ़ाऊँगा। डायरेक्ट पूछ दिया था एग्जामिनर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे जो रिलेशंस होते हैं ना डायरेक्ट एग्जामिनर इस पर अटैक करके क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि जो डी ब्रोगली साहब ने है, डी ब्रोगली साहब ने क्या संबंध बताया था? डी ब्रोगली साहब ने ये वाला संबंध बताया था कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल, कोई भी अति सूक्ष्म कण है, उसकी जो तरंग प्रकृति होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कण प्रकृति के बराबर होती है, हाँ है ना। हाँ है ना। तरंग प्रकृति जो है वो कण प्रकृति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर कोई कण है जिसकी तरंग प्रकृति अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें कणीय प्रकृति क्या होगी? कम होगी, ठीक है। हाँ है ना। बताइए, आप कहोगे हाँ जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्रोगली साहब की उत्पत्ति, अब कुछ समीकरण देखने वाले हैं जो डी ब्रोगली साहब ने दिया है, और ये समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टिक लगा लीजिए इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण जो है वो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। देखिए डी ब्रोगली ने कुछ बातें बताई हैं, समीकरण दिया है। देखिए डी ब्रोगली का समीकरण देखेंगे हम। आपको पता होना चाहिए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी का जो उन्होंने सूत्र दिया था ना प्लांक क्वांटम थ्योरी में, ठीक है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी का जो फार्मूला था ना वो h/ν था, h और न्यू के इक्वल था, हाँ है ना। वही बात कहा गया है कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी का सूत्र होता है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू के क्या होता है? इक्वल होता है। ये तो पहला सूत्र है एनर्जी का। आइंस्टाइन साहब ने भी एक एनर्जी का सूत्र दिया था और आपको पता होना चाहिए E=mc², ये भी आपको पता होना चाहिए, हाँ है ना। ये दोनों एनर्जी के सूत्र है, ये प्लांक क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार है और ये आइंस्टाइन समीकरण के अनुसार है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ भी हमने एनर्जी का सूत्र लिख रखा है और यहाँ पर भी हमने एनर्जी का सूत्र लिख रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, हाँ है ना। अरे बोलो ना भाई, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आप कहोगे हाँ जी सर। पहले समीकरण में अगर
इधर अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है आपको ये साइड इक्वल करना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे हो ना। अरे भैया छोटी छोटी क्लासेस में आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? आप लोग पढ़ रहे होगे, हाँ है ना, पढ़ते हो ना आपको कि हाँ जी सर। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर कंपेयर किया जाए तो अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने mc² को प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू को इक्वल कर दिया। तो जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो mc² है ना, mc² इज इक्वल टू h और न्यू, ठीक है। mc² को हमने ऐसे छोड़ दिया, h को भी प्लैंक्स कांस्टेंट को भी ऐसे छोड़ दिया। जो न्यू होता है ना c/λ के इक्वल होता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो यहाँ से देखोगे c और c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक c यहाँ पर बचेगा। तो जाहिर सी बात एक c बचेगा तो क्या बचेगा, mc इज इक्वल टू h और लैम्डा, ये बचेगा यहाँ पर, हाँ है ना, यही बचेगी ना जी। अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई आप लोग? यहाँ पर जो न्यू है ना, न्यू की जगह पर हमने h/λ लिखा है। तो सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिखा है, mc इज इक्वल टू h/λ। ओके, आप कहोगे हाँ जी सर, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ से जब आप लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, h/mc, h/mc। आप कहोगे हाँ जी सर, h/mc। जो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h/mv। यहाँ पर m भी हमने पता है क्यों इंट्रोड्यूस किया, हमने m और v यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस किया पता है आप लोगों को? देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाला, जब लैम्डा को हम इधर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है लैम्डा को इधर भेजेंगे तो mc क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, ये जो रिलेशन है ना, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और c क्या है, c जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन हमें स्पीड ऑफ लाइट पर तो बात ही नहीं करना है, हमें जो है c क्या है, लाइट की स्पीड है। आप कहोगे हाँ जी सर, प्रकाश का वेग है। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन हमें तो यहाँ पर कण के प्रकृति पे, हम तो कण के वेग पे बात कर रहे हैं। जब कण के वेग पे हम बात कर रहे हैं तो क्या सी की जगह पर भी हम लिख सकते हैं? अरे भैया हम स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम कण के वेग पे बात कर रहे हैं। तो क्या सी की जगह भी लिख सकते हैं? आपको हाँ जी सर, सी की जगह पर भी आप लिख सकते हो। भी क्या है, कण का वेग है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आप कहोगे हाँ जी सर, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको पता होना चाहिए mv क्या है, यहाँ पर मास और जो वेलोसिटी होती है, द्रव्यमान और वेग जो है, यह किसके बराबर होता है, समवेग के इक्वल होता है। तो m और v की जगह पर हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया। तो क्या डी ब्रोगली साहब का जो बातें मैंने बताई थी, जो लैम्डा होता है वो h/p के इक्वल होता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया डेरिवेशंस को, हाँ है ना, ये इस डेरिवेशंस को मैंने प्रूफ कर दिया। बताना ज़रा, हो गया प्रूफ? आप कहोगे हाँ जी सर। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि क्या क्या बातें कही गई थी, ठीक है। तो डी ब्रोगली साहब ने ये बातें कही थी, ठीक है। समीकरण मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत आई होगी? मुझे नहीं लगती है किसी बच्चों को कोई दिक्कत आई होगी। आई है? सॉरी, देखिए हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डी ब्रोगली समीकरण की सीमाएं क्या थी। देखिए डी ब्रोगली साहब ने सीमाएं भी आप लोगों को पढ़नी अति आवश्यक है, लेकिन सीमाएं से क्वेश्चन नहीं होंगी, क्योंकि अब कहोगे सर आपने तो बोला था कि सीमाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो बेटा, सीमाएं इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसकी सीमाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? लेकिन सीमाएं भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैरामेडिकल में अगर ठीक है पूछ लिया तो आपको दे दोगे, लेकिन डिफरेंट कॉम्पिटिशन आप दोगे तो कहीं ना कहीं डी ब्रोगली की सीमाएं भी पूछ सकता है। तो इस केस में आपको याद रहना चाहिए। देखिए डी ब्रोगली साहब ने एक बात बोली थी। डी ब्रोगली साहब ने क्या बात बोली थी कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं ना, उसकी दो प्रकृति होती है, डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है, वेव नेचर का भी तरह होता है और एक तरीके पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, उनकी सीमाएं क्या है? डी ब्रोगली जो है ना वो कहाँ पर फेल होती है? डी ब्रोगली जो समीकरण है ना वो अति सूक्ष्म कणों के लिए थी। जो वेरी माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, उनके लिए ही सिर्फ और सिर्फ क्या थी, ये वैलिड था। अति सूक्ष्म कण के लिए ही वैलिड था। अगर अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना, यही आपको दो तरीके का बिहेव दिखा सकते हैं, तरंग की तरह दिखेगा और आपको पार्टिकल की तरह दिखेगा।
ठीक है। लेकिन अगर माइन्यूट पार्टिकल को हटा दिया जाए, अगर हम एक ढेला को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक हैवी मास को ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने एक पत्थर को ले लिया, एक ढेला को ले लिया मैंने, ठीक है, और उसको मैंने जोर से फेंका, तो क्या आप जब फेंकोगे तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ढेला है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है? आपको दिखेगा कि जो ढेला है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, वो वेव नेचर दिखा रहा है। वेव कैसे मूव करता है? ऐसे ऐसे तो वेव मूव करेगा। आपको हाँ जी सर, वेव ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो जब ढेले को यानी कि एक हैवी मास को उठाकर आप थ्रो करोगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे जा रहा है, नहीं। तो ये जो डी ब्रोगली साहब थे ना, ये हैवी मास के लिए फेल हो जाते हैं। वही बातें बताई हैं कि जो डी ब्रोगली के जो सीमाएं हैं ना, वो माइन्यूट पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनके लिए वैलिड होता है। ज़्यादा के लिए यानी कि जो हैवी मास होते हैं ना, उनके लिए वैलिड नहीं होता है। वही बात कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो उपयुक्त हैं, यानी कि ये जो इन्होंने जो थ्योरी दिया है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अति सूक्ष्म कण के लिए तो वैलिड है, लेकिन परंतु बड़े गतिमान कणों जैसे पत्थर, कंकर आदि, गेंद आदि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो बड़े गतिमान कण होते हैं ना, जो बड़े बड़े कण को अगर वो गतिमान अवस्था में आएंगे तो आप ये कहोगे कि गतिमान अवस्था पे आने पे बड़े बड़े कण वो वेव की तरह दिखेंगे और पार्टिकल की तरह दिखेंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। वेव की तरह दिखेगा ही नहीं, वेव की तरह नहीं दिखेगा। एक गेंद है, आप गेंद को थ्रो करोगे तो आपको लगेगा ऐसे कि गेंद ऐसे जा रहा है। जब बॉलर्स जब बॉलिंग करते हैं तो आपको लगता है कि बॉलर्स की जो गेंद है वैसे की तरह जा रहा है, नहीं। क्यों जाएगा? क्योंकि मास उसके पास है, काफ़ी मास है उनके पास, ठीक है। वही बातें कहा गया है कि ये बड़े बड़े जो कंकर पत्थर होते हैं ना, ये जिनका मास अधिक होता है वो इन पे वैलिड नहीं है, ये थ्योरी इन पे वैलिड नहीं है। वही बात कहा गया क्योंकि इन पत्थरों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान होता है ना वो अधिक होने के कारण ये वेव नेचर नहीं दिखा पाते हैं। कारण इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य जो है ना इतनी कम होती है कि इनमें तरंग जैसे गुण पता ही नहीं लगता है। जिनका मास अधिक होगा वो इस तरीके का वेव नेचर शो ही नहीं करेंगे क्योंकि उनमें मास ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? लेकिन आप जब गेंद को देखोगे, जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विम कराते हैं गेंद को, स्पिन कराते हैं जो गेंद को, ठीक है, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद सिराज हो गए, इसके अलावा एक और है, जब बॉलिंग करते हैं ना हवा में भी स्विंग होती है। आपको अगर सर वो तो स्विंग होती है, लेकिन देखो काफ़ी हद तक स्विंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, दिखती नहीं है। गेंद हवा में भी स्विंग होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप कहोगे कि हवा में स्विंग होने का मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है ना, थोड़ी सी बस चेंज होती है उसकी पाथ, थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, तो ना के बराबर है एकदम, जो मतलब कि पता ही नहीं लगेगा कि वो स्विंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वेव नेचर दिखाया कि नहीं दिखाया है। तो सिंपल बात है कि डी ब्रोगली समीकरण फेल कहाँ पर होती हैं? अगर कोई पत्थर है जिसका मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, वहाँ पर फेल हो जाएगा। वहाँ पर जो है वो वेव नेचर दिखाई नहीं पाएगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए आप लोगों को एक बात बताऊँ मैं, देखिए जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ, देखो यहाँ पर ये 2022 का पेपर है आपका, ये 2022 का पेपर है ये, ठीक है। देखिए ये आया हुआ है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन सा रिलेशन यहाँ सही है। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए जाते हैं, मैं नहीं कराता हूँ, बहुत सारे कराते हैं, मैं भी कराऊँगा। लेकिन पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बच्चे को, मैंने ये अनुभव किया है कि मैक्सिमम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर से मतलब होता है। अगर अभी मैं क्वेश्चन पूछूँ ना आप लोगों से कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर अधिकतम बच्चा दे देगा क्योंकि उन्होंने PYQ को रट्टे मारे हुए हैं, ठीक है। 8, 10, 15 बालक ने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, +1 +2 में उनका सही जवाब आएगा विद कंसेप्ट, यानी कि उनका कंसेप्ट मजबूत होगा। लेकिन 99% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट जो है मैं
कंसेप्ट जाए तेल लेने, हमें कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें बस आंसर रट्टे मारने हैं। एक बात बताइए, इसके आंसर आप बता भी दोगे कि चलो ठीक है इसका आंसर आपने बता दिया, डी सही है, बता दिया, चलो आप तो बहुत खुश हो गए कि बता दिया। लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है, अगर कोई थर्ड बंदा उठता है और पूछ देता बताओ डेल्टा वी क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, एच क्या है, पाई क्या है, एम क्या है, आंसर जो दोगे ना उनसे पूछोगे एम क्या है, नहीं बता पाएगा। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ चुके होंगे कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट का कोई नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। अभी आप लोगों में से 99% को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट नहीं पता होगा, डेल्टा भी नहीं पता होगा, डेल्टा एक्स नहीं पता होगा, एच नहीं पता होगा, पाई नहीं पता होगा, एम नहीं पता होगा। लेकिन अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, उसके बाद जब आप आंसर लगाओगे ना तो उसकी जो खुशी होगी ना वो आप लोगों को अलग ही होगी, खुशी अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट पता होगा कि अच्छा इसके पीछे ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है पढ़ना। तो चलिए चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिए ज़रा, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है उसके पीछे हम बात करेंगे। वेट करिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को, देखिएगा। देखिए हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, अनिश्चितता का मतलब होता है त्रुटि। पहले तो आप लोगों को मैं समझा दूं, अनिश्चितता जो मतलब है ना, इसकी मतलब त्रुटि होता है, त्रुटि। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसमें अनिश्चितता जो है ना उसका मतलब होता है त्रुटि, गलतियाँ। ठीक है, इसको पहले पढ़ो जरा क्या कहते हैं। पढ़ने पर भी समझ नहीं आएगा आधे बच्चों को, लेकिन फिर बोर्ड पर चलेंगे इस चीज़ को समझने, बोर्ड पर चलेंगे। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी अति सूक्ष्म कण, गतिशील कण, कोई भी अति सूक्ष्म कण है, माइन्यूट पार्टिकल है जो गतिशील कण है, यानी कि लगातार गति कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यथार्थ विदाउट एनी एरर, यहाँ पर जो यथार्थ है ना इसका मतलब होता है, यहाँ पर जो यथार्थ है इसका मतलब होता है विदाउट एनी एरर। समझाता हूँ मैं, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एरर कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अति सूक्ष्म कण है जो गतिशील कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसकी अगर स्थिति तथा संवेग, इस कण की जब यह कण गतिशील अवस्था में होगा तो इसकी स्थिति और संवेग को, वेग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यानी कि अगर कोई कण जब वह गतिशील अवस्था में होगा तो उस कण का स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ निकालना विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी त्रुटि, बिना गलतियों के उस कण का, उस गतिशील कण का स्थिति और वेग या संवेग निकालना विदाउट एनी करेक्शन, बिना किसी गलती के, ये बात असंभव है। आप निकाल ही नहीं सकते हो, आप निकाल ही नहीं सकते हो। जैसे चलते हैं बोर्ड पर इस चीज़ को समझने, हर एक चीज़ को पीडीएफ पे नहीं, जो बोर्ड पे उसको बोर्ड पे लिए छोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इन्होंने क्या बात बताई है, हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बात बताई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, एक्सेट्रा, ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं ये जब गतिमान अवस्था में होते हैं ना, जब गति कर रहे होते हैं, उस केस में इसकी स्थिति और संवेग को एक साथ निकालना किसी एक टाइम पीरियड नहीं, मतलब कि एक
एक टाइम पे, एक क्षण पे निकालना विदाउट एनी करेक्शन, ये संभव नहीं है। ये संभव है, आप कहीं ना कहीं गलती करोगे ही, या तो उसकी स्थिति में गलती करोगे, या तो उसके संवेग में गलती करोगे, या तो दोनों में गलती करोगे। एक क्षण पे स्थिति और संवेग निकालना संभव वाली बात है, आप समझना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है जरा आप कहोगे सर देखो ये पॉजिटिव है, धनावेशित हिस्सा है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ घूम रहा है सर, ये ऑर्बिट कक्षा में, ये कक्षाएं में घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पे घूम रहा है, लगातार गतिमान अवस्था में है ये इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे हाँ जी सर। तो किसी एक क्षण, किसी एक मोमेंट में, किसी एक क्षण पे आप इसकी स्थिति, आप इसकी जो स्थिति है, आप इसकी जो स्थिति है और इसका जो वेग है या संवेग है, इन दोनों को एक क्षण पे, किसी एक क्षण पे निकालना असंभव है, आप निकाल ही नहीं सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में अगर इस जगह पर उपस्थित हैं, यहाँ पर पहुँच चुका है घूमते घूमते और आगे कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा, अगर यहाँ पर पहुँच चुका है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर इस यहाँ पहुँच चुका है, तो अगर आप सोचोगे ना कि इस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति अगर पता लगा लेते हैं, तो एक चीज़ अगर पता लगा लोगे, ठीक है, तो दूसरी में त्रुटि कर लोगे। अगर आप वेग अगर इस जगह पता कर लेते हो, तो आप स्थिति में गलती कर लोगे। वही बात बताती है हाइजेनबर्ग, कहती है कि जो अति सूक्ष्म कण जब गतिशील अवस्था में होती है ना, तो आप या तो स्थिति सही पता कर सकते हो या तो वेग सही पता कर सकते हो। दोनों चीज़ों को विदाउट एनी करेक्शंस पता कर पाना ये संभव वाली बात ही नहीं है। आप किसी न किसी में गलती कर ही जाओगे, या तो स्थिति में गलती करोगे या तो वेग में गलती करोगे, ठीक है, या तो स्थिति में गलती करोगे या तो आप वेग में गलती करोगे, कहीं ना कहीं आप जो है ना वो गलती कर ही लोगे, हाँ है ना, कहीं ना कहीं गलती आप कर ही लोगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न समझना चाहोगे आप, ठीक है। हाइजेनबर्ग तो ये कहते हैं, लेकिन गलती होती क्यों है? क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट वाई। साइंस क्या है, वाई पे डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ता था अपने टीचर से, तो मेरे मुख पे और मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, ठीक है, अभी भी मुझे याद है एक लड़के का नाम भूल गया हूँ मैं, शायद नाम शायद था रवि, हाँ अभी भी मैं याद है उस लड़के का नाम रवि, ठीक है। वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट था लेकिन वो पढ़ता नहीं था। वो जब टीचर्स पढ़ाते थे ना, तो उसके जुबान पे एक ही शब्द होता था। साइंस जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो कहता था सर ये चीज़ें क्यों हो रही है, वाई। जैसे ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। अगर मैं यहाँ पर देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं ये सब चीज़ समझा देता कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी एक पॉइंट पे या किसी एक क्षण पे स्थिति या वेग में से किसी एक चीज़ को पता कर सकते हो, अगर दोनों को पता करने जाओगे गलती हो जाएगी। तो कोई अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो पूछेगा सर वाई, क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, समझना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मान लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ ये कि आप जो है ना इस ऑर्बिट के, इस कक्षा के इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है और आपने यहाँ पर इसकी स्थिति पता कर ली है, इस वाले पॉइंट पे स्थिति पता कर ली है। लेकिन जब आप संवेग निकालने जाओगे ना, जब संवेग निकालने जाओगे तो संवेग जो होता है ना वो द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। जो द्रव्यमान होता है ना गुरु, जो द्रव्यमान होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, एक प्रकार का अदिश राशि होता है, हाँ है ना। जो द्रव्यमान होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, एक प्रकार का कैसा स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो वेलोसिटी देख रहे हो ना, दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि जिसे कहा जाता है हिंदी में, एक प्रकार का ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है।
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। तो बड़ी खास क्या बात है यहाँ पर, खास बात ये है ना कि जब जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स सभी इस ऑर्बिट के सभी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? जो मास होता है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी, एक प्रकार का अदिश राशि है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ये जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे जो वेग होगा ना वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि वेग एक प्रकार का कैसा, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्रकार का सदिश राशि होता है। सदिश राशि डायरेक्शन पे वेरी करता है। चाल बराबर होगा हर एक पॉइंट पे, इस ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे चाल जो है इस इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा। चाल एक प्रकार का कैसा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेग बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो वेग है ना वो अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिट के इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ना वो किधर की ओर होगा, तो इस ऑर्बिट के जो स्पर्श रेखा होगा ना उसी दिशा में होगा। तो इस पॉइंट का स्पर्श रेखा किधर की ओर है? आपको क्या सर इधर की ओर। ये सब चीज़ पढ़ कर आए हो, ये सब चीज़ पढ़ कर आए हो, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ठीक है? याद करो, अपने टीचर्स सब पढ़ाते हैं, ठीक है? याद करिए, इस ऑर्बिट के इस पॉइंट पे इसका जो वेग होगा वो किधर की ओर होगा? इस पॉइंट के स्पर्श रेखा पर। इस पॉइंट का स्पर्श रेखा की डायरेक्शन किधर? इधर की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा, जब इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आएगा, स्पर्श रेखा, इसका वेग किधर की ओर होगा? इस वेग का डायरेक्शन, इसका वेग किधर की ओर होगा? इधर की ओर। स्पर्श रेखा की इधर की ओर। हाँ है ना? अरे बोलो ना भाई, समझ में चीज़ें आ रही हैं? हाँ है ना? हाँ है ना? समझ में आ रही बात? जब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर होगा तो इसका जो वेग होगा ना स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्पर्श रेखा की इस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होगा स्पर्श रेखा की इस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर होगा स्पर्श रेखा की इस दिशा में होगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे वेग बदल रहा है। जब वेग बदल रहा है, जब ये चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है ये चेंज होगा। ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है। अगर दोनों कांस्टेंट होता तो बात ही नहीं थी। ये चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है अगर ये चेंज हो रहा है तो आपका जो वेग है ना वो चेंज हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पॉइंट पे निकाल लिया, इस पॉइंट पे अगर आपने स्थिति निकाल लिया कि अच्छा ऑर्बिट के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, निकाल लिया, लेकिन जब आप वेलोसिटी वेग निकालने जाओगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही देर में कुछ आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा उतने ही देर में। जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो आपने स्थिति तो निकाल लिया, लेकिन क्या वेग निकाला? नहीं। स्थिति आपने इस पॉइंट पे निकाला, लेकिन वेग आपने किस पॉइंट पे निकाला? उससे थोड़ा सा हल्का इस पॉइंट पे। यानी कि एक ही क्षण में आप स्थिति और वेग जो है वो विदाउट एनी करेक्शन आप नहीं निकाल सकते, कहीं ना कहीं गलतियाँ करोगे, ठीक है? लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, जब निकालने जाता है ना तो दोनों ही चीज़ों में गलतियाँ हो जाती है। स्थिति में भी गलतियाँ होती है, वेग में ही गलतियाँ होती है। ये हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था, हाँ है ना? ये हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था। देखिए जब कोई भी कण, ठीक है, जब कोई भी कण जो होता है ना वृत्तीय कण में होता है, जब कोई भी कण, समझ में आ रही बात? जब कोई भी कण जो है ना वृत्तीय अवस्था में होता है, जब कोई भी कण जब वृत्तीय अवस्था में होता है ना तो उस कण का जो वेग होता है ना स्पर्श रेखा की दिशा में ही होता है। समझ में आ रही बात? उस कण का जो वेग होता है ना स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। हाँ है ना? उस कण का जो वेग होता है वो किधर होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? आप कहोगे हाँ जी सही, ये बात तो बिल्कुल सही कही, ये तो हाइजेनबर्ग साहब का कहना था। देखिए दूसरे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम एक क्षण में स्थिति और वेग जो है वो विदाउट एनी करेक्शन इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि देखो जैसे दूसरे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कोई अदर जो पार्टिकल है ना उसका अटैक कराओ। मान लो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन का हमने अटैक करा दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कराएंगे तो स्थिति का तो पता कर लोगे, लेकिन स्थिति का तो पता कर लोगे, लेकिन इस पर अटैक कराने पे अटैक कराओगे तो इसका स्थिति पता कर ली है, लेकिन अटैक कराने पे इसका वेग डिस्टर्ब नहीं होगा। हाइजेनबर्ग का मानना तो ये था वेग वाला कंसेप्ट, लेकिन जब आप दूसरे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इस पे अटैक करा लो। जब अटैक कराओगे स्थिति तो पता कर सकते हो, लेकिन क्या इसका वेग डिस्टर्ब नहीं होगा? अटैक कराने पे वेग तो सही आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था पीछे का, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये जो बातें मैंने बताई है ना कि
कि जो कण है ना जब वृत्तीय पथ पे जब घूमता है ना तो वेग का जो डायरेक्शन होता है ना वो अलग अलग होता है, वेग अलग अलग हो जाता है ड्यू टू डायरेक्शन। ये रोशन सर से पूछिएगा ये चीज़, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़िएगा। सर ऐसा कैसे होता है ज़रा बताइएगा मुझे, ठीक है, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत आपको अगर ना सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ध्यान से देखिएगा, अब हम वही बात कहेंगे। देखिए क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अति सूक्ष्म कण, गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब एक बात बताओ, जो बच्चा ये जो मैंने समझाया जब ये लाइन पढ़ेगा ना उसको अति प्रसन्नता होगी कि वाह सर, अब इस लाइन का मतलब तो हमें एकदम रूह रूह में समा गया है कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, ठीक है। आगे क्या कहता है ये बात तो मैंने बता दी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका कुछ डेरिवेशन है थोड़ा सा जो हाइजेनबर्ग साहब ने दिया। क्या कहता है, यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता, जो कण है ना कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कि त्रुटि अगर डेल्टा एक्स है, अगर कण की स्थिति में त्रुटि, अनिश्चितता का मतलब क्या है, त्रुटि, गलतियाँ, अगर कण की स्थिति में जो त्रुटि अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स है। अब ये मत पूछना कि सर व्हाट इज़ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, अनिश्चितता। कण की जो स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थिति है उसमें त्रुटि, कितनी प्रतिशत त्रुटि है, डेल्टा एक्स। अगर एक्स क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर त्रुटि है, त्रुटि, डेल्टा एक्स क्या है, त्रुटि, गलतियाँ। तथा संवेग में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा पी है, हाँ है ना, डेल्टा पी है। तो रिलेशंस क्या होता है कि डेल्टा पी यानी संवेग और जो स्थिति होता है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यूज़ आती हैं वो किसके इक्वल आती हैं, h अपॉन यानी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई के इक्वल आती है। डेल्टा पी संवेग और अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता को जब आप दोनों में, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो या तो बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई के इक्वल, ठीक है। आपको वे, हाँ जी सर, एक बात बताओ, जो वेग होता है डेल्टा पी क्या है, अनिश्चितता में संवेग, हाँ, या संवेग में अनिश्चितता, हाँ है ना, संवेग में त्रुटि है, डेल्टा पी क्या है, संवेग में त्रुटि है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पी होता है, जो संवेग होता है वो मास और वेग के गुणनफल होता है, हाँ है ना। तो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन्स का मास तो कांस्टेंट है, उसका बदल नहीं सकता है, लेकिन वेग जो है वो बदलता है। वेग क्या है, हर जगह बदलेगा, इसलिए डेल्टा पी के जगह पर हम लोग m और v लिख सकते हैं, लेकिन भी नहीं लिख सकते हो आप, m सिर्फ और सिर्फ m लिखोगे, क्यों, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास नहीं बदल रहा है, लेकिन जो भी है, जो वेग है वो बदल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेल्टा v लिखा, और डेल्टा x को डेल्टा x छोड़ दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4q। आपको पता होना चाहिए इस m, अगर ये जो m है यहाँ पर गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन निकल कर आया डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है, ये रिलेशन आई। देखो इस रिलेशन का मतलब क्या है ना, एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी दे देता है, ये जो देख रहे हो ना आप, इस चीज़ का मतलब समझते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिधर मुंह खुला होता है उसका मतलब होता है उधर ग्रेटर देन है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, और इक्वल टू। तो इस रिलेशन को एग्जामिनर कई बारी, इक्वल टू का ही तो साइन है, तो क्या इस रिलेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा भी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताना। अरे इक्वल टू का साइन ही तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, समझ में आ रही बात, हाँ है ना। तो ये भी रिलेशन सही है और ये भी रिलेशन सही है, बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं, हाँ है ना, बताइएगा समझ में आ रही है बात कि नहीं, समझ में बात जो है वो आ रही है कि नहीं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये रहा बिल्कुल पूरा कंसेप्ट, बिल्कुल मैंने निचोड़ कर समझाया है, निचोड़ कर, ठीक है। अब कहीं पर अगर प्रैक्टिस हो रहा होगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल फोड़ कर आना है, ठीक है, एकदम बता कर आना है, साथ में रिलेशन ये होगा जहाँ पर डेल्टा वी ये है, डेल्टा एक्स ये, एच ये है, पाई ये है, एम ये है, ठीक है, एकदम बता कर आना है, ठोक बजा कर आना है एकदम, ठीक है। चलो ज़रा अगर ये बात हो गया है तो ज़रा फटाफट से मुझे प्रश्न का उत्तर ज़रा बता दीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, ज़रा बताइएगा कौन सी बातें सही होगी। कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में ये सभी बातें लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, ज़रा बताइए, ज़रा कमेंट में ये बात लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे ताकि मुझे मज़ा आए कि हाँ यार इतना समझाने का कुछ फ़ायदा हुआ है, बच्चे समझ रहे हैं। और बताइएगा समझ में एक्चुअली में लगा कि नहीं लगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेल्टा वी एक्स है, एच स्क्वायर है,
एच होगा, गलती है, ठीक है, क्लियर है। आपको अगर डेल्टा वी एच यहाँ से कहाँ से आ गया, एच थोड़ा होगा, ठीक है। अगर एच अगर नहीं भी होगा चलो, तो डेल्टा एक्स को इधर ले आएंगे तो ये एच नीचे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका, ये भी गलत है, ये भी रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। डेल्टा वी एक्स है, डेल्टा वी और एक्स है, एच अपॉन 2 पाई एम होगा, 2 तो होगा नहीं, 4 पाई होता है, 4 पाई एम होगा, ठीक है, ये भी गलत है। तो आप यहाँ देख रहे हो डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। रिलेशन एक्चुअली ये था ना जी, रिलेशन एक्चुअली ये था, एम मास डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी, ठीक है, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, स्थिति में परिवर्तन, यानी कि अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के स्थिति में अनिश्चितता का संबंध है, त्रुटि है ये, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन क्या था, 4 पाई था। तो जब m को इधर भेजोगे तो क्या रिलेशन, डेल्टा वी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही बनेगा ना जी। आप कहेंगे हाँ जी सर, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सही बात है। तो आपको मैं ये सीधे सीधे ये दिखाना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर आसान नहीं बनता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ज़रा दम लगाकर पढ़ना होगा सभी चीज़ों को देखने में, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दोगे, पढ़ोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, नहीं तो अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, फेल ही होना है फिर एग्ज़ाम में, क्लियर है। तो ये आज मैंने कंसेप्ट समझाया और आगे जो है वो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिसमें ये तो हाइजेनबर्ग मैंने पढ़ा दिया, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है, कक्षक के बारे में आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसके बाद जो है वो क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो आपको नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आज का जो क्लास है ना वो मैंने रिकॉर्डेड इसलिए लिया है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेने के पीछे रीज़न ये है ना कि सुबह में समय जो है ना थोड़ी सी कम मिलती है, और कम मिलने के कारण क्या होता है ना कि इसके अलावा और भी रीज़न है। रीज़न ये है ना कि मैंने कोर्स में संकल्प बैच जो हमारा टोटल लर्निंग एप्लीकेशन पे चल रहा है, इसमें मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है ये केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें केमिस्ट्री मुझे लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें पड़ेगा ही पढ़ाना 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ाएंगे, 1.5 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, उसके नीचे सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा टाइम पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्लासेस जो है ना वो मुझे ज़्यादा देर जो है ना वो खड़ा रहना पड़ता है। जैसे सुबह में 8 बजे यूट्यूब पे क्लासेस होती है आपकी, 8 से 9 मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, 9 से 10 में एप्लीकेशन में पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन उसकी ड्यूरेशन, एप्लीकेशन की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ना रिकॉर्डेड सेशन में रिकॉर्डेड ये सेशन है, ठीक है, इसी की वजह से, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सभी को।